आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। मनोविज्ञान की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से रिलेटेड है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीटीएसडी के नाम से भी जानते हैं। पीटीएसडी जो कि DSM-4 के अकॉर्डिंग एंजाइटी डिसऑर्डर का एक टाइप है। एंजाइटी डिसऑर्डर में अब तक हम फोबिया यानी दुर्भीति, पैनिक डिसऑर्डर, विभीषिका विकृति, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या जिसे हम हिंदी में मनोग्रसित बाध्यता विकृति, और इसके साथ साथ GAD जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये 4 डिसऑर्डर का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिनके वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम अपना लास्ट पार्ट, जो एंजाइटी डिसऑर्डर का लास्ट पार्ट है, या कह सकते हैं कि लास्ट टाइप है, 5वां टाइप, उसके बारे में जानेंगे, जो कि है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या उत्तर आघातीय तनाव विकृति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उत्तर आघातीय तनाव विकृति या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसा कि हम सभी को पता है कि ये दुश्चिंता विकृति का एक टाइप है। और इसकी उत्पत्ति कब होती है? तो इसकी उत्पत्ति ज्यादातर ऐसी घटनाओं से होती है जो कि पास्ट में हो चुकी हैं, और उनमें भी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक घटनाओं की वजह से जब किसी पर्सन में स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तो उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो क्या बताया जा रहा है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ऐसी दुश्चिंता या डर विकृति है जिसकी उत्पत्ति विभिन्न घटनाओं से होती है। अब कैसी घटनाएं? तो प्राकृतिक घटनाएं, महाविपत्ति, जैसे मान लीजिए अकाल आ गया, तो अकाल एक प्राकृतिक घटना है। आग लग जाए, अचानक से आग लग जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ हो जाए, या कई बार युद्ध। तो मेन रूप से इसमें प्राकृतिक घटनाएं आती हैं। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कृत्रिम भी हो सकती हैं, मतलब मानव जनित, जैसे युद्ध हो गया। अब युद्ध, प्राकृतिक युद्ध तो होता नहीं है। युद्ध कैसा है कि मान लीजिए जानबूझ के युद्ध हो रहा है। तो इन सब चीजों से क्या होता है, ऐसी घटनाओं से जब पर्सन के अंदर चिंता उत्पन्न होती है या स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तो हम इन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कोई पर्सन है, उसका तलाक हो जाए, या उसके प्रियजन की, मतलब कोई बिलव्ड पर्सन है, उसकी मृत्यु हो जाए। इसके साथ साथ बलात्कार, या किसी दूसरे पर्सन को पीछे से मारा जा रहा है, आप वहां पर उपस्थित हैं, या कोई पर्सन खुद ही किसी दूसरे पर्सन को पीछे से वार करके उसे मार देता है। तो इन सभी घटनाओं से क्या होता है, जितनी भी घटनाएं यहाँ पर बताई जा रही हैं, इन सभी घटनाओं से व्यक्ति के अंदर क्या होता है, सामवेगिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब चाहे वो घटना स्वाभाविक हो, स्वाभाविक में कौन सी, जैसे अकाल,
आगजनी, भूकंप, बाढ़, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो इस तरीके से इनको हम स्वाभाविक भी कह सकते हैं या अस्वाभाविक, जैसे प्रियजनों की मृत्यु, बलात्कार, तलाक। तो इन घटनाओं से क्या होता है, इन घटनाओं से पर्सन के अंदर सांवेगिक रूप से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे वो पर्सन क्या करता है, ऐसी जब घटनाएं घटती है तो पर्सन क्या करता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, या बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, या इसके अलावा वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उसके अंदर लंबे समय तक ये विचार बने रहते हैं, तो जिससे उसमें फिर मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। और इन चीज़ों की वजह से जो उसका बिहेवियर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे अगर किसी के घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या वो सही काम, तो फिर वो सारे काम क्या सही ढंग से कर पाता है? नहीं कर पाता है। वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका किसी काम को करने में मन ही नहीं लगता है। या मान लीजिए अचानक अभी आप बैठे हुए हैं और भूकंप आ जाए और जोर का झटका आ जाए भूकंप का, मान लीजिए कि 5 या 6 रिएक्टर स्केल पे आ जाए, तो क्या होगा कि आदमी इतना ज़्यादा डर जाएगा कि उसके बहुत ज़रूरी से ज़रूरी काम होंगे तो भी वो उन कामों को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अचानक मन में डर आ जाता है कि अभी आया है तो अचानक फिर ना आ जाए। तो ये सभी घटनाएं क्या हैं? ऐसी घटनाएं जो खासकर ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ों से रिलेटेड होती हैं, और ये घटनाएं घट चुकी हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक। मतलब उस घटना के बाद, वो घटना घट चुकी, अब उस घटना के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वहां पर, तो उन स्थितियों की वजह से पर्सन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, और वो प्रॉब्लम फिर सांवेगिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के रूप में दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसका, पर्सन का जो व्यवहार है वो कुसमायोजित हो जाता है। कुसमायोजित का मतलब कि समायोजन नहीं स्थापित कर पाता है। जैसे उसको कोई काम करना है, अगर वो सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उस काम से समायोजन नहीं स्थापित कर पा रहा है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक प्रकार का चिंता विकृति है, जिसके अंदर मुख्य रूप से प्राकृतिक घटनाओं या फिर कुछ अस्वाभाविक घटनाओं से जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन स्थितियों के कारण व्यक्ति में सांवेगिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएं देखी जाती हैं, जो कि व्यक्ति के व्यवहार को कुसमायोजित कर देती हैं। मतलब व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाता है। तो इस स्थिति को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद अब आइए बात करते हैं इसके लक्षण या कसौटियों के बारे में, जिसके आधार पर यह पहचान होती है कि किसी व्यक्ति में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। तो इसमें पहला लक्षण है कि व्यक्ति को अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में गंभीर तनाव से उत्पन्न मानसिक आघात की याद बार बार आती है। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन की वाइफ की डेथ हो जाए। अब जब उसकी डेथ हो रही है तो वो उसके हाथों में है, मतलब उसकी वाइफ उसके पास है और उसके पास ही उसकी डेथ हो रही है, तो ये एक बहुत ही भयानक घटना है कि अपने सबसे क्लोज पर्सन को अपने हाथों में मरते हुए देखना। और जल्दी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, जल्दी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाता है। कई बार ये चीज़ें रात में सपने में दिखाई देती हैं, या कई बार तो इन चीज़ों को याद करके नींद भी नहीं आती है। तो पहले लक्षण में क्या बताया जा रहा है कि व्यक्ति को अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में गंभीर तनाव से उत्पन्न मानसिक आघात, मतलब कोई ऐसी घटना घट जाए जिसकी वजह से उसे मानसिक आघात की याद बार बार आती है, और जिसकी वजह से
व्यक्ति को नींद में या स्वप्न में भी वो घटना बार बार याद आ जाती है। दूसरी जो कंडीशन है, जो लक्षण है, वो क्या है कि व्यक्ति हमेशा उन उद्दीपकों से दूर भागने की कोशिश करता है जो उस मानसिक आघात से उत्पन्न करने वाली घटना से किसी न किसी रूप से सहचरित हो। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और अचानक आपके साथ कोई घटना घट जा रही है। जैसे अगर देखा जाए तो 2013 में जो केदारनाथ में त्रासदी हुई, तो जो लोग त्रासदी में मारे गए वो तो मारे गए, लेकिन जो लोग बच गए, अगर वो दोबारा वहां पर जाते हैं तो मंदिर में, मतलब वो उस प्लेस पे नहीं जाना चाहेंगे जहां पर उनके साथ या कोई किसी अपने को उन्होंने खोया हो। क्योंकि अगर वहां पर जाने से क्या होता है कि उनको पुरानी चीजें याद आने लगती हैं, और जब पुरानी चीजें याद आती हैं तो फिर उनके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, और फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से आदमी ऐसे चीजों से, अब यहाँ पर बात किसकी की गई, उद्दीपक की, कि ऐसे उद्दीपक, तो उद्दीपक कुछ भी हो सकता है। उद्दीपक कोई जगह भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई वस्तु भी हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति है और वो अपने घर में किसी बीमार व्यक्ति की इलाज कराने के लिए उसको लेकर हॉस्पिटल जा रहा है गाड़ी से। अब उस पर्सन की गाड़ी में ही डेथ हो जाती है, तो जब भी उस गाड़ी को देखेगा तो क्या होगा, उसको वो घटना याद आ जाएगी। तो उस याद से बचने के लिए पर्सन क्या करता है कि उस उद्दीपक से ही दूर भागता है, कि उस उद्दीपक के पास जाएंगे तो मुझे उन चीजों की याद आएगी, इससे बेहतर है कि हम उसके पास जाएं ही ना। तीसरा जो लक्षण है वो क्या है, तीसरा लक्षण देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि व्यक्ति में हमेशा उच्च स्तरीय उत्तेजन जैसे चिरकालिक तनाव तथा चिड़चिड़ापन का अनुभव होता है। मतलब ऐसे पर्सन जिनके अंदर पीटीएसडी का डिसऑर्डर है, तो ऐसे पर्सन में क्या होता है कि उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है और लंबे समय तक वो स्ट्रेस से ग्रसित रहते हैं। इसके साथ साथ उनको नींद की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब उन्हें नींद ही नहीं आती है क्योंकि उन्हें डर रहता है। अगर आप देखें तो ऊपर वाले में क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि उनको सपना आता है, सपने में भी वो चीज़ बार बार दिखाई देती है। तो इस डर की वजह से कि अगर मैं सोऊंगा तो मुझे सपना आएगा, सपना आएगा तो फिर मुझे वो सारी घटना याद आएंगी। इसी वजह से उनके अंदर अनिद्रा की शिकायत भी हो जाती है। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई पर्सन सोएगा नहीं तो उसमें चिड़चिड़ापन तो आ ही जाएगा। आप इस चीज़ को खुद फील कर सकते हैं, या हो सकता है आप सभी ने कभी ना कभी इस चीज़ को फील भी किया हो। अब फोर्थ पॉइंट को देखा जाए तो ये भी ऊपर के पॉइंट से ही रिलेटेड है, कि जब उसमें चिड़चिड़ापन आएगा, वो सोएगा ही नहीं, तो उसका माइंड रिलैक्स ही नहीं होगा, और जब रिलैक्स नहीं होगा तो उसके एकाग्रता में, कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी। जो चीज़ें उसको पहले से याद है वो भी भूलने लगेगा, एमेनेशिया की शिकायत देखी जाएगी, स्मृति लोप, यानी चीज़ें वो भूलता हुआ दिखाई देगा। और कई बार तो ये देखा जाता है कि वो दर्द के प्रति, मतलब एक कह सकते हैं कि उसको सेंसेशन ही नहीं होता है, शून्यता पाई जाती है। जैसे अगर कोई पर्सन है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, दर्द, पीटीएसडी की शिकायत है, तो अगर आप उस पर्सन को पीछे से अगर चिकोटी भी काट लेते हैं या उसको पेन चुभो देते हैं तो कई बार उसको कुछ असर ही नहीं होता है, सुन्न रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ऐसी चीजें भी देखी जाती हैं। पॉइंट देखें हम तो व्यक्ति में विषाद का स्तर ऊंचा होता है, डिप्रेशन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और डिप्रेशन का लेवल ज्यादा होने की वजह से पर्सन अपने आप को सोशल सोशल कॉन्टेक्ट से दूर कर लेता है, सामाजिक संपर्क से दूर कर लेता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। तो अगर ऐसी चीजें पर्सन के साथ हो रही हैं तो हम कह सकते हैं
कि वो पर्सन पीटीएसडी से ग्रसित है। लास्ट में बताया जा रहा है कि ऊपर बताए गए सभी लक्षण करीब 1 माह से अधिक समय से व्यक्ति में मौजूद होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन आपने किसी के अंदर ये सारी चीजें देखी तो आप बोल दे कि नहीं इस पर्सन के अंदर तो पीटीएसडी है। ऐसे नहीं, अगर वो कंटिन्यूअस लगातार 1 माह से अधिक समय से ऐसी हरकतें कर रहा है तब हम कह सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर पीटीएसडी हो सकता है। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी इटियोलॉजी और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।